शिक्षक भी रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि उनका संघर्ष जिनका नाम लिया है उनका देखो और अपनी सुविधा देखो। सबसे बड़ा सवाल ये, बस आप इसमें सोचो कि आखिर आपको शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा था। ऐसी क्या चीज थी शिक्षा में कि जो आपसे छुपाई जा रही थी और जिसे प्राप्त करने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ा। हमारे महापुरुष इस संघर्ष में लगे रहे और आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। माता सावित्रीबाई फुले पुरस्कार सम्मान समारोह है। थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बताऊंगा मैं। 3 जनवरी 1831 को आपका जन्म हुआ और ये जो चीजें हैं कई सारी, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट हैं। आप गूगल करोगे, गूगल पे जन्म का मिल जाएगा, आप किताब में पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। और अभी डीडी नेशनल पे भी एक क्रांति ज्योति करके माता सावित्रीबाई फुले का एक सीरियल चल रहा था, जैसे बाबा साहब का भी चल रहा है। इसी तरह मेरा कहना यह है कि उस सबसे आगे उनके संघर्ष से हमने क्या सीख ली। जब कुछ जितने बच्चे बैठे हैं खासतौर पर वे देखेंगे आप में कोई भी छुपा हो सकता है। कुछ एक्सीडेंटल हीरोज हुए हैं हमारे इतिहास में। आप गौर करोगे तो जिनको आज हम बहुत ऊपर लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट उनके जीवन में हुआ कि जिन्होंने उनकी विचारधारा को बदल दिया और फिर वो अग्रसर हो गए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और जो विसंगति थी, जो कुरीति थी समाज में, उसको तोड़ने के लिए। ज्योतिबा फूले का जिक्र करते हैं। 1831 में आपका जन्म हुआ। उसके बाद में बाल विवाह का चलन था उस वक्त। जल्दी 9-10 साल की उम्र में ज्योतिबा फूले जी से आपकी शादी हो गई। और ज्योतिबा फूले जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आप उस पर थोड़ी सी नजर डालिए कि वो अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए और वहां उनको पहचानते थे। एक भ्रम और भी है कि वो किसी टाइप से जैसे कास्ट कर लेते हैं बाबा साहब के उनसे, तो माली जाति से थे। अब वहां पर शादी में किसी और ने उन्हें पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये इनका दोस्त है, और वहां उनकी काफी बेइज्जती करके उनको बाहर करा गया। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन में कि जिससे वे समाज में इस व्यवस्था के विद्रोह में खड़े हो गए। इसी को उन्होंने जब शिक्षा की बात करी माता सावित्रीबाई फुले के लिए, तो घर वाले ही उनके खिलाफ हो गए। आज हम सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तब घर वाले ही खिलाफ हो गए कि नहीं, ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। और जब वो उस पर अडिग दिखे तो उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस वक्त उनके एक साथी थे उस्मान शेख करके थे और उनकी बहन थी फातिमा शेख। उनका जिक्र भी इसलिए जरूरी है कि वो उनके घर पर आकर रहने लगे और फातिमा शेख के साथ उन्होंने 3-4 बच्चियों को लेकर 51 में पढ़ाने की या स्कूल की शुरुआत की। जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया और वो पढ़ाने जाती थी, यदि आपने देखा होगा बच्चों ने, किसी ने, वैसे तो उसे कम ही देखते हैं, तो उनको रोकने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास करे गए। उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे। कीचड़ वैसे शब्दों से नहीं, जो गली मोहल्ले की कीचड़ थी, गंदगी, उनके कपड़ों पर डाल देते थे ताकि ये पढ़ाने ना जा सकें। कई बार ईंट पत्थर फेंक देते थे, यहाँ तक कि जो और भी गंदगी थी वो भी। लेकिन वो घर से जब चलती थी पढ़ाने के लिए तो 2 जोड़ी कपड़े लेके चलती थी, एक बैग में रख के चलती थी। और चूंकि उन्हें पता थी कि रास्ते में इस तरह की रुकावटें आएंगी और फिर वो वहां पर जाकर बदल के, लेकिन फिर वो बच्चों को पढ़ाती थी। आप इस चीज को एक बार बस सिर्फ एक कल्पना कर लीजिए कि क्या जज्बा रहा होगा उनका, कैसी बात रही होगी कि इतनी रुकावट आ रही है और उसके बाद भी वो इसमें लगी हुई हैं। इस सब का परिणाम ये हुआ कि वो भारत की पहली महिला अध्यापिका, प्रधानाध्यापिका, उनको इस सब का गौरव प्राप्त है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया था फूले दंपति ने
कि हम कोई भी औलाद पैदा नहीं करेंगे, बल्कि हम समाज की सेवा करेंगे और जो समाज में विसंगतियां हैं इन्हें उम्र भर संघर्षरत रहते हुए दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे उनके कार्य हैं जिनमें एक सवाल उठता है कि आखिर रोक कौन रहा था। कभी आप सोच के देखो, जब वो पढ़ना चाहती थी, पढ़ाना चाहती थी, तो उन्हें रोक कौन रहा था? रोक वही लोग रहे थे कि जो आपके पढ़ने के तब से और अब तक विद्रोही हैं, विरोधी हैं, नहीं चाहते थे कि आप शिक्षा ग्रहण करें। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप में इंट्यूशन, आपके अंदर शक्ति आएगी, बौद्धिक ज्ञान आपका बढ़ेगा और उससे आप अच्छे और बुरे का भेद करना सीख जाएंगे। जो अंधविश्वास चल रहा था, अंधानुकरण चल रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और उन्हें पता थी कि जो ये अंधविश्वास का, अंधश्रद्धा का खेल है, इसको सिर्फ शिक्षा से ही तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई। उसी सब में एक बहुत बुरी प्रथा थी, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं बाद में उसके, कि आपको रहेगी एक कार्यों में कितनी बड़ी उस वक्त लड़ना कि जहां शूद्रों के लिए ही सारी चीजें वंचित थी, वहां पर महिला, वो भी शूद्र महिला, वो तो पहले से ही किसी भी वर्ग की, वो 2 दर्जे की नागरिक थी और ऊपर से शूद्र महिला हो तो आप उसका स्थान देख सकते हैं। वो लड़ रही थी उस व्यवस्था के खिलाफ। उस वक्त जो बाल विधवाएं हो जाती थी, तो उन बाल विधवाओं का कुछ फिल्मों में भी बच्चे देखेंगे या देख लिया होगा, उनको आश्रम में डाल दिया जाता था, बाल कटवा के या बाकी सारी चीजें जो नाना प्रकार की यातनाएं देके। सती प्रथा भी चल रही थी, सती कर सती नहीं होती थी तो उसमें डाल दिया जाता था। और वहां पर उसी मनुवाद के कुकर्म के कारण वे कितनी बार गर्भवती हो जाती थी। तो जब वो गर्भवती हो जाती थी तो क्या किया जाता था? या तो उनके पैदा होने वाले बच्चे को मार दिया जाता था या उस महिला को ही मार दिया जाता था। ऐसी ही एक ब्राह्मण महिला के एक पुत्र को इन्होंने बताया, जिसको बाद में दत्तक पुत्र भी लिया, यशवंत राव उसका नाम था, और उसको पाला। इसके साथ साथ जब इन्होंने अपने संघर्ष को आगे चलाया, नाइयों ने बाल काटने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, ये फिर भी लड़ते रहे, लेखक भी थे और वो सारी चीजें करते रहे। लास्ट में प्लेग की बीमारी फैली 1897 में, 97 में प्लेग की बीमारी फैली। उसमें इन्होंने भरपूर सेवा करी, सत्य शोधक समाज की एक स्थापना करके उसके द्वारा, संगठन के द्वारा, तो भरपूर सेवा करी। उसी सेवा में चूंकि वो भी एक छूत की बीमारी होती है और ये संक्रमित हो गई, 10 मार्च 1897 में आपका माता सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। उनका निधन तो हो गया, लेकिन उनके लिए जो कहा जाता है क्रांति ज्योति, लेकिन वो एक ऐसी ज्योति जलागी कि जिसको बाद में आगे लेके जाते रहे। बच्चों, ये शिक्षा ही एक ऐसा वो है। आज जो भी आप सारी चीजें देखते हैं, आप शिक्षा आपको न सिर्फ बेहतर बनाती है, बल्कि आपको वो सब अवसर प्रदान करती है कि जिनकी आपकी युगों से इच्छा थी। और यही वो एक ऐसा खजाना था जिससे आपको बचाया जा रहा था, जिसे आपको देखने नहीं दिया जा रहा था। आज ये खजाना खुल चुका है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब, ए.ई. पेरियार और इन सब के द्वारा ये खजाना खोल दिया गया है। मेरा यह है कि आपको जब ये अवसर मिला है, आप इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। एक चीज और, जो गार्जियंस बैठे हैं, आप अपने बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आज जो फिल्मों में, कुछ नाटकों में दिखा रहा है, बच्चे आपसे कह सकते हैं, उसके विरुद्ध, चूंकि मैं साइकोलॉजी का लेक्चरर हूं, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि अचेतन की ताकत अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, बाद में आएगी, कि जो नाटकों और फिल्मों में दिखाते हैं कि जो मैं ये नहीं करना चाहता, जो बच्चा करना चाहता करने दो। नहीं, माँ बाप अपना सपना, अपनी योग्यता बच्चे पे बार बार उसके सामने याद दिलाओ। उसे याद दिलाओ कि बेटा तुझे IAS बनना है, बेटा तुझे मैनेजर बनना है। एक दिन नहीं, 10 दिन याद दिलाओ। जब भी आवश्यकता हो, वो शौक से विरोध करे, जब कुछ भी कहे, लेकिन ये सब उसके दिमाग में, अचेतन दिमाग में चला जाना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ, मुझे वो बनना है। और आप अपने घरों में अपने आदर्श की तस्वीर, आदर्श बाबा साहब की तस्वीर, माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर
आपके ड्राइंग रूम में होनी चाहिए, आपके बेडरूम में वहां होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले जो भी आपका आदर्श है आपकी नजर उस पर पड़े। और यदि वो सब भी नहीं हो तो फिर अपनी तस्वीर लगा कर रखना। इन तस्वीरों का महत्व अभी आपके समझ में यह नहीं आएगा, लेकिन जब करके देखोगे तब पता चलेगा आपको कि इनका कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है।